इतिहास में न कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक घटना, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। आखिर वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इस जबरदस्त क्रांति को जन्म दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह में। जगह है पेरिस। शहर में ना एक अजीब सी दहशत का माहौल है। अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं कि राजा ने अपनी सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है। लोगों को डर है कि अब सेना आम नागरिकों पर गोलियां बरसाएगी। लेकिन ये जो सब हो रहा था, ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। सवाल ये है कि फ्रांस इस नाजुक मोड़ तक पहुंचा कैसे? समाज में आखिर ऐसा क्या पक रहा था कि आम लोग अपने ही बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए? आइए मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली के धागे एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फिर उस दौर का फ्रांसीसी समाज किन संकटों से जूझ रहा था। उसके बाद जानेंगे कि वो कौन से नए विचार थे जो हवा में फैल रहे थे। फिर देखेंगे कि लोगों का गुस्सा क्यों और कैसे भड़का, और आखिर में इस क्रांति ने दुनिया को क्या दिया। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसने इस क्रांति की पहली चिंगारी भड़काई। इन्हीं अफवाहों के बीच करीब 7,000 मर्द और औरतें एक जन सेना बनाकर सड़कों पर उतर आए। उन्हें हथियार चाहिए थे और उनकी नजर पड़ी बास्तील के किले पर, जो राजा की तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता था। उन्होंने किले पर धावा बोल दिया, कमांडर को मार डाला और किले को मलबे में तब्दील कर दिया। पर यह सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये जुल्मी हुकूमत के खात्मे का एक जोरदार ऐलान था। लेकिन ये चिंगारी जिस ढेर में लगी थी ना, वो बारूद से भरा हुआ था। तो अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उस फ्रांसीसी समाज को समझते हैं जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये दूसरा हिस्सा हमें संकट की असली जड़ों तक ले जाएगा। साल 1774 में जब लुई 16वां राजा बना तो उसे विरासत में खाली खजाना मिला। सालों से चल रहे युद्ध और फिर अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटेन के खिलाफ मदद करने से फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था। हालात इतने खराब थे कि सरकार सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही अपनी ज्यादातर कमाई खर्च कर रही थी। मतलब देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। उस दौर का फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों या यूं कहें कि 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। और ये सिर्फ समाज का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसी के अधिकार और जिम्मेदारियां उसके जन्म से तय होती थीं, उसकी काबिलियत से नहीं। और यहां जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है इस बंटवारे का भयानक असंतुलन। देखिए, पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और शाही खानदान के लोग कुल आबादी के सिर्फ 3% थे, लेकिन देश की करीब 35% जमीन पर उनका कब्जा था। और सबसे बड़ी नाइंसाफी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, यानी देश की 97% आबादी पर, जिसमें किसान से लेकर व्यापारी तक सब शामिल थे। 18वीं सदी का ये मशहूर कार्टून इस पूरी व्यवस्था को एक ही तस्वीर में समझा देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे पादरी और कुलीन वर्ग आम आदमी की पीठ पर सवार हैं और वो बेचारा उनके सारे बोझ तले दबा जा रहा है। इस कार्टून के साथ अक्सर एक कहावत जुड़ी होती थी जो सब कुछ साफ कर देती थी: कुलीन मकड़ा है और किसान मक्खी। ये एक ऐसे शोषण के रिश्ते को दिखाता है जहां एक पूरा वर्ग दूसरे की मेहनत पर ऐश कर रहा था। इस सामाजिक नाइंसाफी के ऊपर से एक और मुसीबत थी। देश बार बार जीविका संकट का सामना कर रहा था। ये एक जानलेवा चक्र था। फसल खराब होती तो अनाज की कमी हो जाती, अनाज कम होता तो रोटी के दाम आसमान छूने लगते, और जब गरीब आदमी रोटी ही नहीं खरीद पाता तो भुखमरी और दंगे फैलते, जिससे हजारों जाने जाती। तो एक तरफ था टूटा हुआ समाज, दूसरी तरफ दिवालिया हो चुकी सरकार। मतलब बारूद का ढेर तैयार था, अब बस इसमें एक वैचारिक चिंगारी की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, नए विचारों का उदय, जिसने पुराने व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। 18वीं सदी तक तीसरे एस्टेट में ही एक नया वर्ग उभर रहा था, मध्यम वर्ग। इसमें पढ़े लिखे व्यापारी, वकील और अफसर शामिल थे। इन लोगों की सोच बिल्कुल अलग थी। ये मानते थे कि समाज में किसी की जगह उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और मेहनत से तय होनी चाहिए। और उनके इन ख्यालों को आवाज दी उस दौर के दार्शनिकों ने, जैसे जॉन लॉक, जिन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया।
वो सिद्धांत जो कहता था कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सोचिए, उस जमाने में यह कहना कितनी बड़ी बात थी। इसी कड़ी में जैन जाक रूसो एक और क्रांतिकारी विचार लेकर आए। उन्होंने कहा कि सरकार राजा और प्रजा के बीच नहीं, बल्कि जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। मतलब असली ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए, राजा के नहीं। और फिर थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि सरकार की सारी ताकत एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसे 3 हिस्सों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। ये अमेरिका के नए संविधान से प्रेरित एक ऐसा मॉडल था जो फ्रांस की तानाशाही व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ था। अब आज़ादी और बराबरी के इन नए विचारों ने सालों से दबे हुए गुस्से को और हवा दे दी। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, उस मोड़ पर जहां ये गुस्सा एक बड़े विद्रोह में तब्दील होने ही वाला था। अपने खाली खजाने को भरने के लिए राजा लुई 16वें ने वही पुराना तरीका अपनाने की सोची, जनता पर और टैक्स लगाओ। और जाहिर है ये बोझ भी तीसरे एस्टेट पर ही पड़ना था। ये वो आखिरी चोट थी जिसने लोगों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। नए टैक्स को मंजूरी दिलाने के लिए राजा को 175 साल बाद स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। इसमें तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि पहुंचे, जो अपने साथ आम लोगों की शिकायतों से भरे 40,000 खत लेकर आए थे। माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था, अब टकराव तय था। और इसी टकराव ने उस क्रांति को जन्म दिया जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस क्रांति की विरासत आखिर क्या थी। तो आखिर में इस क्रांति से हमें मिला क्या? इसने राजशाही का अंत किया और दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इन्हीं विचारों ने आगे चलकर दुनिया भर में लोकतंत्र और आज़ादी के आंदोलनों को प्रेरित किया। ये एक नए युग की बुनियाद थे। लेकिन इसकी विरासत इतनी सीधी सादी भी नहीं है। आधुनिक दुनिया का इतिहास सिर्फ आज़ादी और लोकतंत्र की कहानी नहीं है, ये हिंसा और तबाही की भी कहानी है। और फ्रांसीसी क्रांति हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बड़े बदलावों की कीमत हमेशा इतनी भयानक होती है? इस पर सोचिएगा।